हेलो दोस्तों, मैं खुशी आप सभी दोस्तों का स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल के एजुकेशन पर। वन लर्नर क्वेश्चन का आज 11वां वीडियो है। इससे पहले 10 वीडियो अपलोड किया जा चुका है। आई होप आप लोगों ने उसे देख लिया होगा और आप लोगों को बहुत पसंद भी आ रहा होगा। और हाँ, कल वाला वीडियो में भी मैं बोली थी कि प्लीज़ आप लोग रिविज़न ज़रूर कीजिएगा और प्रीवियस क्वेश्चन भी ज़रूर लगाइएगा, ठीक है। और किसी भी एग्जाम क्वेश्चन से रिलेटेड किसी प्रकार का कन्फ्यूजन हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। तो आइए देर न करते हुए इसे प्रारंभ करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन क्या है? आज का पहला क्वेश्चन है कि अमाशय उदर गुहा में बाईं ओर स्थित होता है, ठीक है। यह अंग्रेजी के किस अक्षर के जैसा दिखता है? तो ये अंग्रेजी के किस अक्षर जैसा दिखता है? अक्षर जे की तरह दिखता है। किस अक्षर की तरह दिखता है? जे की तरह। तो इससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जो अमाशय जो है, अमाशय जिसको पेट या स्टोमच भी कहा जाता है इंग्लिश में, यह उदर गुहा के किस ओर स्थित होता है? ये भी आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये किस ओर स्थित होता है? बाईं ओर स्थित होता है। कहाँ स्थित होता है? बाईं ओर स्थित होता है। और अंग्रेजी के किस अक्षर की तरह ये दिखता है? तो अंग्रेजी के जे अक्षर की तरह दिखता है। एक्चुअली स्टोमच का स्ट्रक्चर जो है ना, इस टाइप सा होता है, ठीक है। किस टाइप सा होता है? इस टाइप सा स्ट्रक्चर होता है। और यहाँ से फिर छोटी आंत स्टार्ट हो जाता है। तो ये दिखता है ना जे की तरह थोड़ा थोड़ा, इसीलिए इसको अंग्रेजी के जे अक्षर की तरह कहा जाता है, ठीक है। आइए क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा अमाशय का भाग छोटी आंत के सबसे नज़दीक होती है? यानी कि ये क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि अमाशय का जो अंतिम वाला भाग है वो छोटी आंत के किस भाग से जुड़ी होती है। मतलब अमाशय का लास्ट वाला भाग को क्या कहा जाता है, ठीक है। जो छोटी आंत के प्रारंभ वाले भाग से जुड़ा रहता है तो उसे पायरोलिक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उसे पायरोलिक या पायरोलस भी कहा जाता है। तो कहीं पायरोलिक कहीं पायरोलस लिखा जाता है, ठीक है, कहा जाता है। अगर अमाशय की हम बात करें तो अमाशय को कुल 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? तो अमाशय को कुल 3 भागों में बांटा गया है, ठीक है। और ये कौन कौन से भाग हैं? रुकिए एक मिनट। ये 3 भागों में बांटा गया है। ये पहला भाग को कार्डियक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पहला भाग को कार्डियक कहा जाता है, ठीक है। दूसरा भाग को क्या कहा जाता है? दूसरा भाग को फंडस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फंडस कहा जाता है। और तीसरा भाग को पायरोलिक या पायरोलस कहा जाता है, ठीक है। पायरोलिस या पायरोलस कहा जाता है। ये 3 भाग हो गया। और यही वाला भाग जो है वो छोटी आंत से जुड़ा रहता है। तो कौन सा भाग छोटी आंत से जुड़ा रहता है? पायरोलिस। और अमाशय का अंतिम भाग कौन सा है? तो अमाशय का अंतिम भाग भी पायरोलिस हो जाएगा, ठीक है। तो यही ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि अमाशय का कौन सा भाग छोटी आंत के सबसे नज़दीक है। तो कौन सा सबसे नज़दीक है? कॉमन सी बात है, पायरोलिस हो जाएगा, ठीक है। अगर पायरोलिस की हम बात करें तो यहीं पर एक कपाट पाया जाता है, ठीक है, जो छोटी आंत और अमाशय के अंतिम वाले भाग के बीच में होता है। उसे क्या कहा जाता है? तो उसे पायरोलिक वाल्व कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उसे पायरोलिक वाल्व कहा जाता है। पायरोलिक वाल्व कहा जाता है उस कपाट को। रुकिए मैं इसको मिटा के बनाती हूँ छोटा टाइप सा। जैसे कि यहाँ से छोटी आंत स्टार्ट हुआ तो यहीं पे एक कपाट बना होता है, ठीक है। यहीं पर कपाट बना होता है। अगर ये कपाट नहीं रहेगा तो खाना तो तुरंत छोटी आंत में आ जाएगा ना। तो खाना तुरंत छोटी आंत में आ जाएगा तो खाना पचेगा कैसे? नहीं पचेगा। या खाना तो आपको मैं पिछले वीडियो में बताई हूँ कि खाना सबसे ज़्यादा टाइम कहाँ रुकता है। तो आहार नाल का किस भाग में खाना सबसे ज़्यादा टाइम रुकता है? पेट में। और कितना? 4 से 5 घंटा। तो अगर मान लीजिए ये कपाट नहीं रहेगा तो यहाँ से खाना आएगा आहार नाल से और डायरेक्ट छोटी आंत में चला जाएगा। इसलिए यहाँ एक कपाट बना होता है। जब खाना पेट में रहता है तो ये कपाट बंद रहता है, ठीक है। छोटी आंत पे खाना आने नहीं देता। और इसी कपाट को कहा जाता है पायरोलिक कपाट। क्या कहा जाता है इस कपाट को? पायरोलिक कपाट कहा जाता है। पायरोलिक वाल्व या कपाट कहा जाता है, ठीक है। और इसका काम क्या है? तो इसका काम है कि खाना को छोटी आंत में नहीं आने दे, ठीक है। और अगर देखते हैं खाना खाने के बाद जस्ट डकार आना स्टार्ट हो जाता है। डकार क्यों आता है? डकार इसलिए आता है कि जब हम खाना खाते हैं तो खाने के साथ साथ हमारे पेट में कुछ हवा भी आता है, ठीक है। और वो हवा आता है तो वो हवा वाल्व बंद रहने के कारण, पायरोलिक वाल्व बंद रहने के कारण वो हवा वापस से बाहर निकलता है। तो उसी को डकार कहा जाता है। डकार के रूप में वो हवा बाहर निकल जाता है, ठीक है। अगर वहीं हम बात करें, अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछ ले कि
पायरोलिक वाल्व का लोकेशन क्या है? तो पायरोलिक वाल्व का लोकेशन होता है पेट का आखिरी हिस्सा और छोटी आंत के शुरुआत वाले हिस्से में पायरोलिक वाल्व पाया जाता है। देखिए यहाँ से छोटी अमाशय छोटी आंत स्टार्ट होता है ना, और यहाँ अमाशय का लास्ट हो जाता है, तो इसी के ना बीच में पाया जाता है पायरोलिक वाल्व। तो इसलिए आपसे जब पूछेगा कि पायरोलिक वाल्व कहाँ पाया जाता है, तो ये अमाशय के अंतिम वाले भाग और छोटी आंत के प्रारंभ में पाया जाता है। ठीक है, इसका कार्य क्या है? तो इसका कार्य है खाना को अमाशय में रोक के रखे 4 से 5 घंटा। ठीक है, ये छोटी आंत में आने नहीं देता है। डकार क्यों आता है? तो खाना के साथ थोड़ी बहुत एयर हमारे पेट में चला आता है और पायरोलिक वाल्व बंद होने के कारण वो हवा वापस से बाहर निकलता है डकार के रूप में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है जठर ग्रंथि किस अंग से संबंधित है? तो जठर ग्रंथि अमाशय से संबंधित है। किससे संबंधित है? अमाशय से। और अमाशय को ही पेट भी कहा जाता है और इंग्लिश में स्टोमच कहा जाता है। ठीक है, अगर हम बात करें जठर ग्रंथ की, तो ये अमाशय में पाया जाता है और इसे ही गैस्ट्रिक ग्लैंड भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जठर ग्रंथि को ही गैस्ट्रिक ग्लैंड भी कहा जाता है। इससे कौन सा जूस निकलता है? तो इससे गैस्ट्रिक जूस निकलता है। कौन सा जूस निकलता है? तो इससे गैस्ट्रिक जूस निकलता है। ठीक है, गैस्ट्रिक जूस में पूछा जाता है कि गैस्ट्रिक जूस में कौन सा एसिड पाया जाता है? तो गैस्ट्रिक जूस में HCl एसिड पाया जाता है। कौन सा एसिड पाया जाता है? HCl। HCl का फुल फॉर्म क्या है? तो HCl का फुल फॉर्म हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्या फुल फॉर्म है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो HCl निकलता है। ठीक है, और ये इसके साथ साथ क्या रहता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ साथ गैस्ट्रिक जूस में 2 प्रकार का एंजाइम भी पाया जाता है। क्या पाया जाता है? 2 प्रकार का एंजाइम भी पाया जाता है। कौन कौन से एंजाइम पाया जाता है? तो पेप्सिनोजेन एंजाइम और प्रोरेनिन एंजाइम। कौन सा एंजाइम? पेप्सिनोजेन एंजाइम और प्रोरेनिन एंजाइम पाया जाता है। ठीक है, और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि HCl जो है इसका pH मान क्या होता है, तो इसका pH मान इतना कम होता है कि पूछिए मत। इसका pH मान होता है 1 से 1.5। ठीक है, कितना होता है? 1 से 1.5 इसका pH मान होता है। मानो अगर ये शरीर पे गिर जाएगा ना तो शरीर को जला देगा। तो ये सुन के क्या आपके दिमाग में एक ख्याल नहीं आया कि जब ये इतना डेंजर होता है तो जब ये हमारे पेट में प्रेजेंट है तो हमारे पेट को क्यों नहीं जलाता? स्वाभाविक सी बात है कि अगर ये इतना ज़्यादा एसिडिक नेचर का होता है तो पेट भी जल जाना चाहिए, लेकिन पेट को नहीं जलाता है। क्यों नहीं जलाता है? क्योंकि इसके ऊपर एक म्यूकस लेयर पाया जाता है। क्या पाया जाता है? गैस्ट्रिक जूस के ऊपर एक म्यूकस लेयर पाया जाता है। म्यूकस क्या होता है? चिपचिपा पदार्थ होता है। और ये किस नेचर का होता है? तो ये बेस नेचर का होता है, क्षारीय नेचर का होता है। और आप लोग पढ़े होंगे अम्ल और क्षार वाले टॉपिक में कि जब अम्ल और क्षार मिलता है तो कोई भी चीज़ न्यूट्रल हो जाता है। तो एसिडिक नेचर का वो बहुत ज़्यादा होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नो डाउट। लेकिन म्यूकस जो है वो क्षारीय प्रकृति का होता है, बेसिक नेचर का होता है, इसलिए उसका असर इस पर नहीं पड़ता है और ये अमाशय को जलने से बचा देता है। ठीक है, आपसे एक और क्वेश्चन पूछा जाएगा कि गैस्ट्रिक जूस किस प्रकृति का होता है? तो बताइए, अभी जस्ट मैं बताई कि गैस्ट्रिक जूस का pH मान होता है 1 से 1.5 होता है ना, क्योंकि इसी से ना HCl निकल रहा है, तो उसका भी तो वही होगा। तो गैस्ट्रिक जूस का pH मान कितना होता है? या फिर हाइड्रोक्लोरिक का तो 1.1 से 1.5 तक। ठीक है, तो ये अम्लीय प्रकृति का होता है। किस प्रकृति का होता है? अम्लीय प्रकृति का होता है। और आपसे ये पूछा जा सकता है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड का कलर कैसा होता है? तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का कलर हल्का येलो होता है। देखिएगा जब आप सुबह सुबह उठिएगा, बहुत लेट हो जाएगा, आप कुछ नहीं खाए होते हैं फास्टिंग में, तो वोमिटिंग होता है तो येलो टाइप सा होने लगता होता है ना, तो वो यही होता है। ठीक है, क्या होता है? यही होता है। अगर कभी आप बहुत देर तक खाना नहीं खाते हैं तो पेट में एक जलन सा होने लगता है। क्यों जलन होता है? तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के कारण ही होता है। और इसका काम क्या होता है? तो इसका काम होता है भोजन को अम्लीय बनाना। क्या काम होता है? भोजन को अम्लीय बनाना। और जैसे ही हाइड्रोक्लोरिक ये 2 एंजाइम में पड़ता है, कौन सा एंजाइम पे? पेप्सिनोजेन एंजाइम और प्रोरेनिन एंजाइम पर। तो पेप्सिनोजेन एंजाइम जो है पड़ते ही पेप्सिन एंजाइम में बदल जाता है। किस एंजाइम में बदल जाता है? मतलब इसका काम है हाइड्रोक्लोरिक का कि इन दोनों एंजाइम को एक्टिव करना। ठीक है, पेप्सिनोजेन एंजाइम को और प्रोरेनिन एंजाइम को एक्टिव कौन करता है? तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड करता है। और एक्टिव होते ही
उनका जो रूप है वो पेप्सिन में बदल जाता है और प्रोरेनिन का रूप रेनिन में बदल जाता है। और इन दोनों का कार्य क्या है? तो पेप्सिन का काम है प्रोटीन को पचाना, जबकि आप रेनिन के बारे में बहुत बार पढ़ चुके हैं कि रेनिन का काम है दूध में पाए जाने वाले प्रोटीन का पाचन करना। ठीक है, इसीलिए कहा जाता है कि बच्चों में दूध पचाने की क्षमता ज़्यादा होती है, क्योंकि वो दूध पे ही तो सारा दिन रहता है ना, उसमें रेनिन की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन बड़ों में दूध का पाचन, जैसे जैसे वो बड़ा होगा दूध का पाचन कहीं ना कहीं घटते जाता है, क्योंकि रेनिन जो एंजाइम है इसका स्रावन कम होते जाता है। अगर आप कुछ साल तक कंटिन्यू दूध नहीं पीजिएगा, 10 साल, 12 साल, 15 साल, तो आपके अंदर रेनिन एंजाइम का स्रावन ही खत्म हो जाएगा। और जब अचानक से दूध पीजिएगा तबीयत बिगड़ जाता है। बूढ़े लोगों को सुने होंगे कि दूध नहीं पच रहा है। क्यों नहीं पच रहा है? क्योंकि वो कंटिन्यू खाता नहीं है दूध। एक जब तबीयत ख़राब होगा, चाहे डॉक्टर सलाह देगा कि दूध खाइए, तो दूध खाना स्टार्ट करेगा, दूध पचना ही बंद हो जाएगा उसमें। क्यों? क्योंकि रेनिन एंजाइम उसमें निकलना ही बंद हो जाता है इसी कारण से। और बच्चों में रेनिन एंजाइम बहुत ज़्यादा निकलता है, जिस कारण बच्चों में दूध पचाने की क्षमता ज़्यादा होता है, क्योंकि दूध में केसिन नामक प्रोटीन पाया जाता है जिसका पाचन रेनिन एंजाइम द्वारा किया जाता है। ठीक है, और पेप्सिन का कार्य क्या है? तो पेप्सिन का कार्य है प्रोटीन को पचाना। और पेप्सिनोजेन और प्रोरेनिन एंजाइम को एक्टिव कौन करता है? तो हाइड्रोक्लोरिक करता है। हाइड्रोक्लोरिक कहाँ से निकलता है? तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड जठर ग्रंथि के गैस्ट्रिक जूस में पाया जाता है, वहीं से निकलता है। और ये दोनों एंजाइम को एक्टिव करने का काम कौन करता है? तो एक्टिव करने का काम हाइड्रोक्लोरिक करता है। आई होप आप समझ गए होंगे। ठीक है, इससे संबंधित आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जठर रस किसका मिश्रण होता है? अभी मैं बताई कि जठर रस में या गैस्ट्रिक जूस में क्या क्या पाया जाता है। तो क्या क्या पाया जाता है? हाइड्रोक्लोरिक पाया जाता है, म्यूकस पाया जाता है। म्यूकस एक लेयर है जो बेसिक नेचर का होता है, जो हाइड्रोक्लोरिक से सुरक्षा करता है अमाशय का। अभी मैं बताई थी ना, तो अमाशय से वो जठर रस से म्यूकस भी निकलता है और पेप्सिनोजेन और प्रोरेनिन एंजाइम निकलता है। और हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है यही पेप्सिनोजेन और प्रोरेनिन एंजाइम को पेप्सिन एंजाइम और रेनिन एंजाइम में बदल देता है। और इन दोनों का काम है प्रोटीन का पाचन करना। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड कौन से एंजाइम को एक्टिव करता है? देखिए, क्वेश्चन पूछ ही लिया कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड कौन से एंजाइम को एक्टिव करता है। तो कौन सा एंजाइम को वो एक्टिव करता है? जस्ट मैं बताई कि वो दो एंजाइम को एक्टिव करता है, पेप्सिनोजेन और प्रोरेनिन को। और इन दोनों को एक्टिव करके किस में बदल देता है? पेप्सिन और प्रोरेनिन में। और इन दोनों एंजाइम का कार्य क्या है? तो प्रोटीन का पाचन करना। रेनिन दूध में पाए जाने वाले प्रोटीन का पाचन करता है और पेप्सिन ऐसे प्रोटीन का पाचन करता है जो हमको वसा खाने वाने से जो प्रोटीन प्राप्त होता है, या हम सोयाबीन वगैरह वगैरह खा के जो प्रोटीन को कंज्यूम करते हैं उसी का पाचन ये पेप्सिन एंजाइम करता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दूध में कौन सा एंजाइम, कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो दूध में कैसीन प्रोटीन पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दूध में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? बताइए, दूध में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? केसिन एंजाइम पाया जाता है। और यही केसिन एंजाइम के कारण दूध का रंग वाइट होता है। तो क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा कि दूध का रंग सफ़ेद किस एंजाइम के, किस प्रोटीन के कारण होता है? तो किस प्रोटीन के कारण दूध का रंग सफ़ेद होता है? केसिन प्रोटीन के कारण। गाय का दूध का रंग आप देखे होंगे हल्का येल्लो लग रहता है। तो गाय के दूध का रंग हल्का येलो किस प्रोटीन के मौजूदगी के कारण रहता है? तो कैरोटीन प्रोटीन के कारण गाय का दूध हल्का पीला कलर का होता है, जबकि भैंस का दूध सफ़ेद होता है। तो आपसे अगर गाय का दूध मेंशन करके पूछेगा कि किस कारण गाय का दूध का रंग हल्का येलो होता है, तो उसका आंसर कैरोटीन हो जाएगा। लेकिन अगर आपसे डायरेक्ट पूछेगा कि दूध का रंग सफ़ेद किस कारण से होता है, तो उसका आंसर केसीन प्रोटीन हो जाएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि किसका पाचन हमारे मुख से शुरू हो जाता है? तो पिछले वीडियो में मैं विस्तार पूर्वक बता चुकी हूँ कि किसका पाचन मुख से शुरू होता है, किसका पाचन पेट से होता है, कैसे कैसे पाचन होता है। तो किसका पाचन मुख से प्रारंभ हो जाता है? कार्बोहाइड्रेट या स्टार्च का। कार्बोहाइड्रेट को ही स्टार्च भी कहा जाता है। तो कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहाँ से स्टार्ट हो जाता है? मुख से ही प्रारंभ हो जाता है। इसीलिए तो आप जब रोटी खाते हो तो बहुत ज़्यादा आपको मीठा लगता है, क्योंकि उसका पाचन स्टार्ट हो जाता है। अगर आप देखिएगा, कभी नोटिस कीजिएगा, रोटी चबा चबा के खाइएगा ना तो मीठा टेस्ट हल्का आने लगता है, क्योंकि उसका पाचन प्रारंभ हो जाता है। ठीक है, वहीं से। और वहीं अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि प्रोटीन का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है, तो प्रोटीन का पाचन पेट से प्रारंभ होता है। कहाँ से प्रारंभ होता है? पेट से प्रारंभ होता है। प्रोटीन का जरा सा भी पाचन मुख में नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हमारा, अमाशय में अंशतः
पाचित खाना जो छोटी आंत में प्रवेश करता है उसे क्या कहा जाता है। मतलब ये क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि पेट में जो हमारा खाना पच जाता है इसके बाद छोटी आंत में जाता है, तो उस खाना को क्या कहा जाता है, उस पचे हुए भोजन को क्या कहा जाता है, उसे काइम कहा जाता है। क्या कहा जाता है, काइम कहा जाता है। इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि मुंह में जो अभी मैं जस्ट बताई कि कार्बोहाइड्रेट का पाचन मुख से ही प्रारंभ हो जाता है, तो मुख से प्रारंभ हो जाता है तो इसके बाद ना आता है आहार नाल में, तो उस पचे हुए भोजन जो पेट में आना शुरू होता है उस भोजन को क्या कहा जाता है। जो मुख से अधूरा पचा हुआ रहता है और पेट में आता है तो उस भोजन को कहा जाता है बोलस। क्या कहा जाता है, उस भोजन को बोलस कहा जाता है। ये सारे प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन नहीं है, सारे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं तरह तरह के एग्जाम में। तो आहार नाल में जो भोजन रहता है उसे क्या कहा जाता है, उसे बोलस कहा जाता है। इससे संबंधित एक और क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा कि छोटी आंत में जो भोजन चला जाता है, तो छोटी आंत में जो भोजन मौजूद होता है पचा हुआ भोजन, उस भोजन को क्या कहा जाता है, तो उस भोजन को काइल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, काइल कहा जाता है। जबकि पेट से जो भोजन छोटी आंत में जाता है पच के उसे काइम कहा जाता है, लेकिन जो छोटी आंत में चला जाता है उसे काइल कहा जाता है। ठीक है, और ये पेट में पचा हुआ भोजन है जिसे काइम कहा जाता है, और ये आहार नाल में पचा हुआ भोजन, जो मुंह से पचा हुआ भोजन आहार नाल के द्वारा आता है, उस भोजन को बोलस कहा जाता है। आई होप आप तीनों में समझ गए होंगे क्या क्या डिफरेंट है। अगर वहीं हम बात करें छोटी आंत, छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है। छोटी आंत की लंबाई होती है 6 से 6.5 मीटर। कितना होता है, 6 से 6.5 मीटर छोटी आंत की लंबाई होती है। ठीक है, और बड़ी आंत की, तो बड़ी आंत की लंबाई होती है 1 से 1.5 मीटर। कितनी होती है, 1 से 1.5 मीटर बड़ी आंत की लंबाई होती है। क्या आपके दिमाग में नहीं आ रहा है कि छोटी आंत की लंबाई ज़्यादा है, बड़ी आंत की लंबाई कम है, तो फिर बड़ी आंत को छोटी आंत को क्यों उसकी लंबाई ज़्यादा है तो उसको फिर छोटी आंत क्यों बोला जाता है, उसको बड़ी आंत क्यों नहीं बोला जाता है। और बड़ी आंत की लंबाई कम है तो फिर इसको छोटी आंत क्यों नहीं बोला जाता है। वो इसलिए नहीं बोला जाता है कि बड़ी आंत की लंबाई बहुत ज़्यादा है लेकिन उसका व्यास बहुत कम है, यानी कि चौड़ाई बहुत कम है, इसीलिए उसे छोटी आंत कहा जाता है। जबकि बड़ी आंत की लंबाई ज़्यादा कम है, अलग की बात है कि 1 से 1.5 मीटर ही लंबाई है, लेकिन इसकी जो चौड़ाई है ना वो बहुत ज़्यादा। इसकी चौड़ाई व्यास इसका लगभग 3 मीटर होता है, 3 इंच होता है। कितना होता है, 3 इंच चौड़ व्यास होता है बड़ी आंत का। जबकि छोटी आंत का व्यास होता है 1 इंच का। कितना होता है, 1 इंच का होता है, इसीलिए उसे छोटी आंत कहा जाता है। लेकिन अगर वहीं छोटी आंत की लंबाई आपसे पूछ ले तो 6 से 6.5 मीटर होगा, जबकि व्यास पूछ ले छोटी आंत का तो 1 इंच होता है, और बड़ी आंत का लंबाई आपसे पूछ ले तो 1 से 1.5 मीटर होता है, लेकिन व्यास पूछ ले तो व्यास लगभग 3 इंच होता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है आकार में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। आकार में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा हो जाएगा, बृहस्पति हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, बृहस्पति। आइए कर्मानुसार सारे ग्रह को देख लेते हैं कि कौन कौन से ग्रह किस प्रकार से होते हैं। तो बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है। 1 नंबर में बृहस्पति हो जाएगा, 2 नंबर में शनि हो जाएगा। बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल और बुध। ये घटते क्रम में है, यानी कि सबसे बड़ा ग्रह बुध, सेकेंड नंबर पे शनि, थर्ड नंबर पे अरुण, फोर्थ नंबर पे वरुण, फिफ्थ नंबर पे पृथ्वी, 6 नंबर पे शुक्र, 7 नंबर पे मंगल और 8 नंबर पे बुध। ठीक है, ये घटते क्रम में हो जाएगा। लेकिन अगर वही आपसे बढ़ते क्रम में पूछ लेगा तो सबसे पहले बुध, फिर मंगल, क्योंकि बुध से बड़ा मंगल है, मंगल से बड़ा शुक्र है, शुक्र से बड़ा कौन है, शुक्र से बड़ा पृथ्वी, पृथ्वी से बड़ा वरुण, वरुण से बड़ा अरुण, अरुण से बड़ा शनि, शनि से बड़ा बृहस्पति हो जाएगा। तो आप देख लीजिएगा कि आपसे बढ़ते क्रम में पूछ रहा है या घटते क्रम में पूछ रहा है। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग आंसर हो जाएगा। अगर वहीं आंतरिक ग्रह में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, आकार में आंतरिक ग्रह में सबसे बड़ा ग्रह हो जाएगा पृथ्वी, क्योंकि आपको पता होगा कि आंतरिक ग्रह में मात्र 4 ग्रह ही आते हैं। कौन कौन से आते हैं, पृथ्वी, मंगल, शुक्र और बुध। और मंगल के बाद एक छोटे छोटे पिंडों का एक लाइन पाया जाता है मंगल ग्रह और बृहस्पति ग्रह के बीच में, जिसे क्षुद्र ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो क्षुद्र ग्रह के बाद जितने ग्रह है जैसे कि बृहस्पति, शुक्र, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ये सारे ग्रह को बाह्य ग्रह बोला जाता है। लेकिन क्षुद्र ग्रह के अंदर की ओर, यानी कि लेफ्ट की ओर जितनी
ग्रह है उसे आंतरिक ग्रह कहा जाता है। ठीक है, रुकिए मैं लिख कर ही समझा देती हूँ, मैं भी कन्फ्यूजन हो जाए। जैसे कि देखिए ये क्षुद्र ग्रह हो गया, इसके बाद यहाँ से स्टार्ट हुआ बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, तो इसे कहा जाता है बाह्य ग्रह। लेकिन यहाँ से प्रारंभ हुआ मंगल, पृथ्वी, शुक्र और बुध, इसे आंतरिक ग्रह कहा जाता है। तो मान लीजिए आपसे पूछा जाए कि आंतरिक ग्रह में सबसे आकार के अनुसार सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तब तो हो जाएगा आपका पृथ्वी। लेकिन वहीं अगर आपसे पूछ दिया ओवरऑल सबसे बड़ा आकार का ग्रह कौन सा है, तो सबसे बड़ा आकार का ग्रह हो जाएगा बृहस्पति। ठीक है, अगर वहीं आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि किस ग्रह का सर्वाधिक उपग्रह है, तो वर्तमान नासा की रिपोर्ट से पता चला है कि सर्वाधिक उपग्रहों की संख्या शनि के पास है। शनि के पास उपग्रहों की संख्या कितनी है? 146। ठीक है, और दूसरे नंबर पे बृहस्पति हो जाएगा। बृहस्पति के पास कितने उपग्रह हैं? तो बृहस्पति के पास 95 उपग्रह हैं। कितने हैं? बृहस्पति के पास 95 उपग्रह, यानी कि इसके पास शनि के पास 146, बृहस्पति के पास 95 हो जाएगा, अरुण के पास 28 हो जाएगा, 28। और वहीं अगर हम बात करें वरुण की, तो वरुण के पास 16 हो जाएगा। ठीक है, मंगल की बात करें तो मंगल के पास 2 उपग्रह है, पृथ्वी के पास 1 उपग्रह है, और शुक्र और बुध मात्र 2 ऐसे उपग्रह हैं जिसके पास कोई अपना उपग्रह नहीं है। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है कि कौन से वैसे ग्रह हैं जिसके पास कोई अपना उपग्रह नहीं है, तो वो शुक्र और बुध हो जाएगा। ठीक है, ये 2 ऐसे उपग्रह हैं जिसके पास अपना कोई उपग्रह नहीं है। आपसे क्वेश्चन इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है कि पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है, तो पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है। कौन है? चंद्रमा है। वहीं अगर मंगल की बात करें कि मंगल का 2 उपग्रह कौन कौन से हैं, तो मंगल के 2 उपग्रह डिमोस और फेबोस। कौन से उपग्रह हैं? डिमोस और फेबोस। ठीक है, शनि के एक ग्रह बहुत प्रसिद्ध है जिसके बारे में एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है कि टाइटन उपग्रह किसका है, तो टाइटन उपग्रह जो है वो शनि का उपग्रह है। गैनीमीड बृहस्पति का उपग्रह है, ये बहुत प्रसिद्ध है, ये एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है कि गैनीमीड किसका उपग्रह है, तो गैनीमीड जो है वो बृहस्पति का उपग्रह है। ठीक है, तो आप मंगल का उपग्रह का नाम याद रखिएगा, इसके बाद आप एक शनि का और एक बृहस्पति का नाम रखिएगा, बृहस्पति के उपग्रह का, और 2 मंगल वाला और एक बृहस्पति वाला। ठीक है, पृथ्वी का उपग्रह कौन सा है, तो पृथ्वी का उपग्रह चंद्रमा हो जाएगा। ठीक है, और अगर सबसे ज़्यादा उपग्रह के बारे में पूछा, सबसे ज़्यादा उपग्रह की संख्या किसके पास है, तो वर्तमान रिपोर्ट के अकॉर्डिंग शनि के पास सर्वाधिक उपग्रह। इससे बहुत पहले बृहस्पति का था, लेकिन वर्तमान में शनि के उपग्रहों की सर्वाधिक खोज हुई है, तो 146 शनि के पास है, जबकि 95 बृहस्पति के पास है, तो दूसरे नंबर पर बृहस्पति आ जा रहा है। ठीक है, उपग्रह और ग्रह के बारे में तो आपको पता ही होगा, अगर नहीं मे भी आपको नहीं पता होगा तो कन्फ्यूजन और होगा समझने में। चलिए आइए मैं बता देती हूँ कि ग्रह और उपग्रह में क्या डिफरेंट है। देखिए, जो सूर्य का परिक्रमा करता है उसे ग्रह कहा जाता है। ठीक है, जो सूर्य का परिक्रमा करता है उसे ग्रह कहा जाता है, लेकिन जो सूर्य के साथ साथ किसी ग्रह का भी परिक्रमा कर रहा हो उसे उपग्रह कहा जाता है। जैसे कि चंद्रमा को ही ले लीजिए, तो चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर काट रहा है, इसीलिए इसे उपग्रह कहा जाता है, क्योंकि पृथ्वी तो ऑलरेडी एक उपग्रह है और इसका चक्कर कोई और काट रहा है, तो उसे उपग्रह कहा जाता है। ठीक है, तो जो ग्रह का चक्कर लगाता है उसे उपग्रह कहा जाता है, लेकिन जो केवल सूरज का परिक्रमा कर रहा है उसे ग्रह कहा जाता है। तो आप मुझे बताइए कि सूर्य क्या है? सूर्य एक तारा है या सूर्य एक ग्रह है? ये क्वेश्चन रहा। आप लोग मुझे इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा कि सूर्य क्या है, सूर्य ग्रह है या तारा है या फिर उपग्रह है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अरब सागर की रानी किस बंदरगाह को कहा जाता है, तो अरब सागर की रानी कोच्चि को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? कोच्चि को कहा जाता है। और कोच्चि बंदरगाह कहाँ स्थित है, तो कोच्चि बंदरगाह केरल में स्थित है। आइए कुछ प्रमुख बंदरगाह को भी देख लेते हैं। कुछ प्रमुख बंदरगाह इस प्रकार है, जैसे देखिए ये पश्चिमी तट हो गया, ये पूर्वी तट हो गया, कांडला बंदरगाह। ठीक है, मैं लिख नहीं पाऊँगी, मैं केवल पॉइंट दे रही हूँ और नाम बता दे रही हूँ, आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। कांडला बंदरगाह, फिर हो जाएगा वधावन बंदरगाह। कौन सा बंदरगाह? वधावन बंदरगाह। मुंबई बंदरगाह, नेहावा सियाहवा या फिर जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। ठीक है, दोनों का नेहावा सियाहवा का वर्तमान नाम जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह है। मार्मुगुवा बंदरगाह, कौन सा? मार्मुगावा बंदरगाह।
न्यू मंगलूर बंदरगाह, कोच्चिन बंदरगाह, ठीक है, तूतीकोरिन बंदरगाह, चेन्नई बंदरगाह, एन्नोर बंदरगाह, ये तीनों तमिलनाडु में है। कहाँ है? ये तीनों तमिलनाडु में है। जबकि कोच्चि बंदरगाह कहाँ स्थित है? तो कोच्चि केरल में स्थित है। कहाँ स्थित है? ये केरल में है। न्यू मंगलोर बंदरगाह कहाँ है? तो न्यू मंगलोर बंदरगाह कर्नाटक में है। मार्मू गोवा बंदरगाह कहाँ है? ये मार्मू गोवा बंदरगाह कहाँ है? गोवा में स्थित है। जबकि जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह, मुंबई बंदरगाह व दाहवन बंदरगाह, ये तीनों बंदरगाह मुंबई में है। कहाँ स्थित है? मुंबई में। जबकि कांडला बंदरगाह गुजरात में स्थित है। कहाँ स्थित है? गुजरात में स्थित है। इसका वर्तमान नाम पंडित दीनदयाल उपाध्याय नाम भी है, ठीक है। कांडला बंदरगाह का वर्तमान नाम पंडित दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह है। आइए इस साइड का देखते हैं। तो ये तो हो गया तूतीकोरिन, चेन्नई, एन्नोर बंदरगाह, ये तीनों कहाँ है? तमिलनाडु में है, ठीक है। कहाँ है? तमिलनाडु में। एन्नोर बंदरगाह का नाम के कामराज बंदरगाह है। वर्तमान में क्या है? के कामराज। तो अगर आपसे एन्नोर बंदरगाह पूछे तब भी तमिलनाडु में स्थित है, अगर आपसे के कामराज बंदरगाह पूछे तब भी तमिलनाडु में स्थित है, ठीक है। इसके बाद आएगा विशाखापट्टनम बंदरगाह, ये कहाँ स्थित है? तो ये आंध्रा में स्थित है। कहाँ स्थित है? आंध्र प्रदेश में, ठीक है। पारादीप बंदरगाह, पारादीप बंदरगाह कहाँ है? उड़ीसा में। कोलकाता बंदरगाह, ये कहाँ स्थित है? तो ये कोलकाता में स्थित है। और कोलकाता बंदरगाह का वर्तमान नाम श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह है। इसका नाम चेंज कर दिया गया है। क्या नाम है वर्तमान में कोलकाता बंदरगाह का? तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह, ठीक है। आई होप आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो आपसे अगर ये भी पूछेगा कि पूर्वी तट पर कितनी बंदरगाह स्थित है, तब भी आप आंसर देने के लिए सक्षम हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि पश्चिमी तट पे कितनी बंदरगाह है कुल, तब भी आप आंसर देने के लिए सक्षम है। कौन सा बंदरगाह कहाँ स्थित है, तब भी आप आंसर देने के लिए सक्षम हैं, ठीक है। अगर वही आपसे पूछ लिया जाए, एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, ना जाने एग्जाम में ये क्वेश्चन भी कितनी बार पूछा जा चुका है कि ज्वारीय बंदरगाह कौन कौन से हैं भारत में। तो ज्वारीय बंदरगाह का उदाहरण 3 है भारत में। कांडला बंदरगाह, तूतीकोरिन बंदरगाह और कोलकाता बंदरगाह, ये तीनों बंदरगाह ज्वारीय बंदरगाह का एग्जाम्पल है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भारत में कौन सा क्रेटर झील का उदाहरण है? तो लोनार झील क्रेटर झील का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? क्रेटर झील का उदाहरण है। और इसका निर्माण कैसे हुआ? क्रेटर किसे कहते हैं? जिस झील का निर्माण ज्वालामुखी प्रक्रिया के द्वारा होता है। जैसे ज्वालामुखी निकलता है ना अंदर से, तो वहाँ गड्ढा बन जाता है और उसी में जो पानी जमा रह जाता है, जो झील का रूप ले लेता है, उसे क्रेटर झील कहते हैं। हालांकि महाराष्ट्र, ये लोनार झील जो है वो महाराष्ट्र में स्थित है। कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में। और लोनार झील को लेकर थोड़ा सा विवादास्पद रहा है ये झील। क्यों? क्योंकि किसी का कहना है कि इसका निर्माण ज्वालामुखी प्रक्रिया के द्वारा हुआ है, जबकि कुछ लोग कहते हैं कि इसका निर्माण उल्का पिंड के द्वारा हुआ है, ठीक है। उल्का पिंड के गिरने के कारण गड्ढा हुआ है, उसी में जल भरने के कारण इस झील का निर्माण हुआ है। तो आपसे तो वो पूछा नहीं जाएगा कि किससे निर्माण हुआ, आपसे सीधा पूछा जाए क्रेटर झील का एग्जाम्पल कौन सा है भारत में। तो एकमात्र झील है जो क्रेटर झील का एग्जाम्पल है, वो है भारत में लोनार झील। कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में। और दुनिया के बहुत सारे झीलों के बारे में मैं पिछले वीडियो में पढ़ाई हूँ, प्लीज़ आप लोग उसे देख लीजिएगा। आपसे झील से संबंधित भी क्वेश्चन ना के बराबर छूटेगा, ठीक है, नहीं छूटेगा। लेकिन आइए कुछ और क्वेश्चन भी देख ही लेते हैं, रहा नहीं जा रहा है, बता ही देती हूँ। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में सर्वाधिक खारे पानी की झील कौन सी है, तो भारत में सर्वाधिक खारे पानी की झील सांभर झील हो जाएगा। कौन सा झील? सांभर झील। ये कहाँ स्थित है सांभर झील? तो सांभर झील राजस्थान में स्थित है। कहाँ है? राजस्थान में। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सबसे बड़ा खारे पानी की झील कौन सी है भारत में, तो सबसे बड़ा खारे पानी की झील का उदाहरण है चिल्का झील। कहाँ स्थित है? उड़ीसा में। कहाँ स्थित है? उड़ीसा में। पुलिकट झील, ये किन 2 राज्यों के बीच स्थित है? तो पुलिकट झील आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के सीमा पर स्थित है। वेम्बनाड झील, ये कहाँ स्थित है? तो वेम्बनाड झील केरल में स्थित है। कहाँ स्थित है? केरल में स्थित है। वहीं अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि विश्व में सर्वाधिक खारे पानी की झील कौन सी है, तो विश्व में सर्वाधिक खारे पानी की झील है तुर्की का वोन झील। कौन सा झील? तुर्की देश में वोन झील है। कौन सा झील? वोन झील। ये विश्व का सर्वाधिक खारे पानी का झील है। इसकी लवणता 320 पर ग्राम लीटर है। कितना है? 1 लीटर में 320 ग्राम लवणता है, ठीक है। तो 320 ग्राम पर लीटर इसकी लवणता है। कौन सा झील का? तुर्की का वान झील। ये विश्व का सर्वाधिक खारे पानी का झील है। अगर वही आपसे पूछ लिया जाए कि विश्व का खारे पानी का सबसे बड़ा झील कौन है, जैसे विश्व, भारत में तो चिल्का झील हो जाएगा, लेकिन विश्व के स्तर पर अगर देखा जाए तो इसका आंसर हो जाएगा
कैस्पियन सागर झील, ठीक है। कैस्पियन सागर झील एक लैंडलॉक झील है और ये विश्व का सर्वाधिक बड़ा खारे पानी का झील है। लेकिन सबसे ज़्यादा खारे पानी का झील कौन सा है? सबसे ज़्यादा लवणता युक्त झील है वोन झील, तुर्की का वोन झील। लेकिन आकार के अनुसार सबसे बड़ा खारे पानी का झील कौन सा हो जाएगा? तो वो हो जाएगा कैस्पियन सागर, ठीक है। इससे कितने देशों की सीमा लगती है? क्वेश्चन में ये भी पूछा जा चुका है प्रीवियस एग्जाम में कि कैस्पियन सागर से कितने देशों की सीमा लगती है। तो कैस्पियन सागर से कुल 5 देशों की सीमा लगती है। कौन कौन से देश? रूस, ईरान, अजरबैजान, तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान। कौन कौन से? रूस, ईरान, अजरबैजान, तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 35वां संविधान संशोधन अधिनियम 1974 के तहत किस राज्य की स्थापना हुई थी, या फिर ये अधिनियम किस राज्य से संबंधित है? तो इसका संबंध सिक्किम से है, क्योंकि 35वां संविधान संशोधन 1974 के द्वारा सिक्किम को सह राज्य भारत में मिलाया गया था। क्योंकि ये पहले एक अलग देश था, ब्रिटिश काल में सिक्किम एक अलग देश के रूप में था। इसे सह राज्य के रूप में, मतलब केंद्र शासित प्रदेश के रूप में ऐसे तब तक मिलाया गया था इसको सह राज्य के रूप में 35वां संविधान संशोधन के द्वारा 1974 में। लेकिन इसको 36वां संविधान संशोधन 1975 के तहत भारत का 22वां राज्य का दर्जा दे दिया गया। तो सिक्किम को राज्य का दर्जा कैवां संविधान संशोधन के द्वारा दिया गया था? तो 36वां संविधान संशोधन 1975 के द्वारा। तो सिक्किम से 2 संशोधन जुड़ा हुआ है। कौन सा? 35वां संविधान संशोधन 1974, 36वां संविधान संशोधन 1975। तो सिक्किम को किस संशोधन के द्वारा राज्य का दर्जा दिया गया था? 36वां संविधान संशोधन 1975 के तहत। अगर वहीं आपसे पूछ लिया जाए कि नागालैंड की स्थापना किस संशोधन के द्वारा हुआ था, तो नागालैंड की स्थापना 13वां संविधान संशोधन 1963 के तहत हुआ था। कैवां संशोधन के द्वारा? 13वां संशोधन 1963 के द्वारा नागालैंड का स्थापना हुआ था। अरुणाचल प्रदेश कब गठित हुआ था? अरुणाचल प्रदेश का गठन हुआ था 1987 में। कब हुआ था? सन 1987 में। ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, इसलिए प्लीज़ आप इसे इग्नोर नहीं कीजिएगा, नोट डाउन जरूर कीजिएगा। और अगर वहीं आपसे मिजोरम का बोल दे तो मिजोरम का भी गठन 1987 में हुआ था और गोवा का भी गठन 1987 में हुआ था। मतलब गोवा को राज्य के रूप में दर्जा दिया गया था 1987 में। कब दिया गया था? 1987 में। तो 1987 वाले 3 राज्य हो गए। कौन कौन? अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और गोवा। अगर वहीं त्रिपुरा, मेघालय, मणिपुर की बात करें तो इन तीनों राज्यों का गठन हुआ था 21 जनवरी 1972 को। कब हुआ था? 21 जनवरी 1972 को। हिमाचल प्रदेश का गठन कब हुआ था? तो हिमाचल प्रदेश का गठन हुआ था 1971 को। कब हुआ था? 1971 को हुआ था। बिहार बंगाल से कब अलग हुआ था? तो बिहार बंगाल से अलग हुआ था 22 मार्च 1912 को। कब हुआ था? 22 मार्च 1912 को। लेकिन घोषणा कब हुआ था बंगाल विभाजन के तहत कि हाँ अब इसको भी अलग कर दिया जाए? तो वो हुआ था 12 दिसंबर 1911 को। लेकिन अलग कब किया गया बिहार को बंगाल से? उस टाइम संयुक्त राज्य के रूप में बिहार को अलग किया गया था, क्योंकि उड़ीसा बिहार का ही भाग था जब इसे अलग किया गया था। तो कब हुआ था ये? 22 मार्च 1912 को, ठीक है। और बिहार से झारखंड कब अलग हुआ? तो बिहार से झारखंड अलग हुआ 15 नवंबर 2000 को। कब हुआ था? 15 नवंबर 2000 को। और बिहार से उड़ीसा कब अलग हुआ? तो बिहार से उड़ीसा अलग हुआ था 1936 को। कब अलग हुआ था? सन 1936 को, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कौन सा भारत का निर्वाचन प्रणाली का सर्वोत्तम वर्णन करता है? तो कौन सा भारत की निर्वाचन प्रणाली का सर्वोत्तम वर्णन करता है? तो सर्वाधिक मत से जीत वाली प्रणाली, ठीक है। ये प्रणाली लिया कहाँ से गया है? तो ये लिया गया है ब्रिटेन से। कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से। आइए समझाते हैं कि ये क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। कि मतलब देखिए, सबसे ज़्यादा निर्वाचन प्रणाली कौन सा? जैसे कि मान लीजिए कोई इलेक्शन में खड़ा हुआ है, ठीक है। इलेक्शन में कोई खड़ा हुआ है तो ऐसे तो जीत होना चाहिए उसका कि जो 50% से प्लस लाए। लेकिन क्या ऐसा होता है? नहीं होता है। कोई भी MP MLA का जब इलेक्शन होता है तो जीत उसी का होता है जिसका परसेंटेज ज़्यादा रहता हो। मतलब मान लीजिए अगर 4 जन खड़ा हुआ है तो जरूरी नहीं है कि कोई 50% प्लस ही लाए, नहीं। उन 4 जनों में जिसका सबसे ज़्यादा परसेंटेज हो, जैसे मान लीजिए कोई 30% लाया, ठीक है, कोई 35% लाया, कोई 40% लाया, ऐसे करते करते जिसका सबसे ज़्यादा हो जाएगा। और सबसे ज़्यादा मान लीजिए चला गया आपका 40%, क्या ये 50% क्रॉस किया? नहीं, 50% क्रॉस नहीं किया, लेकिन फिर भी ये विजेता घोषित हो जाएगा, क्योंकि इसके 3 वाले जो है नीचे वाले वो तीनों 40% से कम मार्क्स लाए हैं, इसलिए विजेता घोषित हो जाएगा 40% वाला। तो ये क्वेश्चन यही कह रहा है कि ये प्रणाली जो ये कहाँ से, कौन सा प्रणाली के तहत भारत में सर्वाधिक मत होता है? तो सर्वाधिक
मत से जीत वाली प्रणाली है। ठीक है, क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन, कौन सा भारत की निर्वाचन प्रणाली का सर्वोत्तम वर्णन करता है? तो यही सर्वाधिक मत से जीत वाली प्रणाली। हालांकि अनुपातिक प्रणाली के द्वारा भी भारत में निर्वाचन होता है, लेकिन इसके तहत मात्र 4 लोगों का होता है। किसका किसका होता है? राष्ट्रपति का होता है, उपराष्ट्रपति का होता है, राज्यसभा के सदस्यों का होता है और विधान परिषद के सदस्यों का होता है। इसमें क्या होता है सिस्टम, तो इसमें होता है कि 50% +1 लाना ही होगा आपको एनी हाउ। ऐसा नहीं कि सर्वाधिक लाए तो आपका जीत हो जाएगा, नहीं, 50% +1 लाना ही होगा, तभी आपको जीत घोषित की जाएगी आपकी। ठीक है, तो इसकी अनुपातिक प्रणाली के द्वारा कितने लोगों का इलेक्शन निर्वाचन होता है? 4 लोगों का। किसका किसका? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यसभा के सदस्य और विधान परिषद के सदस्य। और बाकी लोगों का इधर MP MLA का तो उसका होता है सर्वाधिक मत प्रणाली के द्वारा। ठीक है, और ये सिस्टम लिया गया है कहाँ से? तो ये सिस्टम लिया गया है ब्रिटेन से। आइए क्वेश्चन नेक्स्ट क्या कर रहा है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अनुच्छेद 32 के तहत कितने प्रकार के रीट जारी किया जाता है? तो कुल 5 प्रकार का रीट जारी किया जाता है। कितने प्रकार के? 5 प्रकार के। किसके द्वारा किया जाता है? तो ये सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा किया जाता है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के द्वारा किया जाता है। लेकिन आर्टिकल 226 के तहत उच्च न्यायालय के द्वारा भी रीट जारी किया जाता है। ठीक है, तो किस आर्टिकल के द्वारा उच्च न्यायालय के द्वारा रीट जारी किया जाता है? तो आर्टिकल 226 के द्वारा। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा रीट जारी किया जाता है किस अनुच्छेद के तहत? तो अनुच्छेद 32 के तहत। तो आइए पांचों रीट को देख लेते हैं, वो कौन कौन सी रीट हैं जो जारी किए जाते हैं। ठीक है, एक हो जाएगा, पहला तो हो जाएगा आपका कौन सा रीट? तो पहला हो जाएगा बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, अधिकार परीक्षा, प्रतिषेध, उत्प्रेषण। कौन कौन सा? परमादेश, बंदी प्रत्यक्षीकरण, अधिकार परीक्षा, प्रतिषेध, उत्प्रेषण। आइए इसको थोड़ा विस्तार पूर्वक देख लेते हैं कि होता क्या है। बंदी प्रत्यक्षीकरण, इसका मतलब क्या होता है? तो बंदी प्रत्यक्षीकरण का मतलब है कि आप जिसको अरेस्ट किए हैं उसको सशरीर 24 घंटा के अंदर न्यायालय के द्वारा, न्यायालय के सामने उसको प्रस्तुत करना होगा। ठीक है, किसके सामने? न्यायालय के सामने उसको प्रस्तुत करना पड़ेगा 24 घंटा के अंदर। और ये 24 घंटा में आने जाने की दूरी काउंट नहीं की जाती है, कोई अवकाश का भी समय इसमें काउंट नहीं किया जाता है। लेकिन आप किसी भी व्यक्ति को अगर आप गिरफ्तार किए हैं तो उसको 24 घंटा से ज़्यादा आप किसी भी हालत में जेल में बंद नहीं रख सकते हैं। ठीक है, इसी को कहा जाता है बंदी प्रत्यक्षीकरण, हेबियस कार्पस इसको इंग्लिश में कहा जाता है। क्या कहा जाता है इंग्लिश में? हेबियस कार्पस। ठीक है, दूसरा हो गया परमादेश। इसमें क्या है? तो इसमें सर्वोच्च न्यायालय आदेश देते हैं। ठीक है, किसको? अपने न्यायालय को, नीचे वाले न्यायालय को आदेश देते हैं। ठीक है, ये रीट केवल सरकारी संस्था और प्लस सरकारी व्यक्ति के खिलाफ ही जारी किया जा सकता है। परमादेश जो है वो केवल सरकारी संस्था या फिर सरकारी व्यक्ति के खिलाफ ही जारी किया जाता है, ये आम लोगों के खिलाफ नहीं जारी किया जाता है। ठीक है, और किस लिए जारी किया जाता है? तो इसमें सुप्रीम कोर्ट किसी कार्य को करने का आदेश देते हैं, इसी को परमादेश कहा जाता है। तो 2 हो गया, एक बंदी प्रत्यक्षीकरण, एक परमादेश। तीसरा कौन सा है? तो अधिकार परीक्षा। अधिकार परीक्षा से क्या तात्पर्य? कि मान लीजिए कोई सरकारी पोस्ट पे हो तो उससे पूछा जाता है कि आप जो इस पोस्ट पे हैं किस हक से हैं, उसको अपना प्रमाण देना पड़ता है। मान लीजिए किसी के खिलाफ किसी ने कंप्लेन कर दिया हो तो उसके खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय रीट जारी करते हैं और उससे पूछते हैं कि तुम अपना अधिकार दिखाओ कि तुम इस पोस्ट पे हो तो किस अधिकार से हो। तो बंदा अगर सही में लीगली तरीके से उस पोस्ट पे है तो अपना प्रूफ देता है कि मैं इस के तहत उस पोस्ट पे हूँ, करप्शन करके नहीं गया हूँ या फिर किसी तरीके से नहीं गया हूँ गलत रास्ते को अपना के। तो इसी को कहा जाता है अधिकार परीक्षा। ठीक है, और इसी के तहत एक और बात भी पूछा जाता है जो उस पोस्ट पे होता है कि आप जो काम कर रहे हैं वो अपने अधिकार क्षेत्रों के अंदर रह के कार्य कर रहे हैं या बाहर जाके। तो किसी को अधिकार नहीं है कि वो अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर करेगा। जैसे कि मान लीजिए आप ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं तो आपके टिकट को चेक करने का अधिकार सिर्फ टीटी को है। किसको है? सिर्फ टीटी को है, रेलवे पुलिस को नहीं है। ठीक है, तो इसी को अधिकार परीक्षा भी कहा जाता है कि आप अपने अधिकार क्षेत्र के अंदर काम कीजिए और किस पोस्ट पे वो किस अधिकार से है उसकी जांच भी इसी आर्टिकल के तहत, मतलब इसी रीट के तहत किया जाता है, अधिकार परीक्षा के तहत। ठीक है, आइए नेक्स्ट अधिकार को देख। नेक्स्ट रीट है प्रतिषेध। प्रतिषेध में क्या होता है कि ऊपर वाले जो न्यायालय होते हैं वो नीचे वाले न्यायालय के मामले की कार्यवाही को रोकने का काम करते हैं। जैसे कि मान लीजिए हाई कोर्ट में कोई केस चल रहा है, ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट उसे आदेश देते हैं कि आपके न्यायालय में ये जो कार्य चल रहा है उसको रोकिए कुछ टाइम के लिए। ठीक है, तो इसे कहा जाता है प्रतिषेध। उत्प्रेषण क्या होता है? तो उत्प्रेषण जब
उच्च न्यायालय द्वारा निम्न न्यायालयों को किसी मामले की कार्यवाही को रोककर अपने पास भेजने का आदेश देते हैं, उसी को उत्प्रेषण कहा जाता है। तो उत्प्रेषण और प्रतिशत दोनों एक जैसा है, लेकिन अगर कोई एग्ज़ाम में पूछ लिया जाए अलग टाइप से तो बहुत कन्फ्यूजन होगा बच्चों में इसका आंसर देने में। इसलिए आप लोग ज़रूर क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहा है। अगर डिटेल से आपको लिख के पूछ लेगा कि ये उत्प्रेषण अधिकार है या प्रतिषेध, तो फिर कन्फ्यूजन होने लगेगा। एक बार मैं फिर से रिपीट कर दे रही हूँ, प्रतिषेध और उत्प्रेषण में क्या डिफरेंट है। प्रतिषेध उच्च न्यायालय जो है, मतलब अपर न्यायालय, वो लोअर न्यायालय को आदेश देता है कि आप कार्यवाही को रोकें। जबकि उत्प्रेषण में क्या होता है कि अपर न्यायालय लोअर न्यायालय को बोलते हैं कि तुम्हारे पास जो ये चल रहा है कार्यवाही, उसको रोक कर मेरे पास ट्रांसफ़र कर दो। ठीक है, तो यही डिफरेंट होता है प्रतिषेध और उत्प्रेषण में। उत्प्रेषण क्या करता है, लोअर न्यायालय से काम को रुकवा के अपने पास बुला लेता है, जबकि प्रतिषेध में उस कार्यवाही को बोलता है रोकने के लिए। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा। 5 प्रकार के कौन कौन से रिट होते हैं, बंदी प्रत्यक्षीकरण, और क्या होता है, बंदी प्रत्यक्षीकरण हो गया, परमादेश, अधिकार परीक्षा, प्रतिषेध, उत्प्रेषण किस आर्टिकल के तहत जारी किया जाता है, तो आर्टिकल 32 के तहत। किसके द्वारा, सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा। और हाई कोर्ट के द्वारा किस आर्टिकल के तहत जारी किया जाता है रिट को, तो हाई कोर्ट के द्वारा आर्टिकल 226 के द्वारा जारी किया जाता है। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछता है कि भीमराव अम्बेडकर के द्वारा किस आर्टिकल को संविधान का आत्मा कहा गया है, तो भीमराव अम्बेडकर के द्वारा आर्टिकल 32 को ही संविधान का आत्मा कहा गया है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि पृथ्वी का वायुमंडल मुख्यतः किसके द्वारा तप्त होता है, मतलब गर्म होता है। तो किसके द्वारा गर्म होता है, दीर्घ तरंग पार्थिव विकिरण के द्वारा। किसके द्वारा, दीर्घ तरंग के द्वारा वायुमंडल गर्म होता है। लेकिन अगर वहीं आपसे पूछ लेगा कि पृथ्वी किस विकिरण के द्वारा गर्म होता है, तो पृथ्वी लघु तरंग के द्वारा। किसके द्वारा, लघु तरंग सौर विकिरण के द्वारा पृथ्वी गर्म होता है, जबकि वायुमंडल दीर्घ तरंग के द्वारा गर्म होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि भूपृष्ठ के ऊपर की ओर बढ़ते हुए परतों का सही अनुक्रम बताइए। तो सही अनुक्रम क्या है, पहले क्षोभ मंडल पाया जाता है, फिर समताप मंडल, फिर मध्य मंडल, फिर आयन मंडल, फिर बाह्य मंडल। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि मौसम परिवर्तन का घटना किस मंडल में होता है, तो मौसम परिवर्तन का घटना क्षोभ मंडल में होता है। बिजली किस मंडल में कड़कता है, क्षोभ मंडल में। बादल किस मंडल में रहता है, क्षोभ मंडल में। लेकिन वहीं अगर आपसे पूछ लिया जाए कि एरोप्लेन किस मंडल में चलता है, तो एरोप्लेन जो है वो समताप मंडल में चलता है। किस मंडल में चलता है, समताप मंडल में चलता है। ठीक है, अगर वहीं आपसे पूछ लिया जाए कि सबसे ठंडा मंडल कौन सा है, तो सबसे ठंडा मंडल मध्य मंडल हो जाएगा। कौन सा मंडल हो जाएगा, ये मंडल सबसे ठंडा मंडल हो जाएगा। जबकि आपसे पूछा जाएगा कि सबसे गर्म मंडल कौन सा है, तो सबसे गर्म मंडल बाह्य मंडल हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, सबसे गर्म मंडल बाह्य मंडल हो जाएगा। अगर वहीं आपसे पूछ लिया जाए कि उल्का पिंड जो गिरता है, उल्का पिंड किस मंडल में जल जाता है, तो उल्का पिंड की जलने की घटना वो आयन मंडल में होता है। किस मंडल में होता है, आयन मंडल में होता है। आयन मंडल में उल्का पिंड जलने लगता। अगर वहीं आपसे पूछ लिया जाए कि अरोरा बोरियोलिस और अरोरा ऑस्ट्रेलिस वाला घटना किस मंडल में होता है, तो अरोरा बोरियोलिस और अरोरा ऑस्ट्रेलिस वाला घटना आयन मंडल में होता है। ठीक है, आयन मंडल को ही थर्मोस्फीयर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, आयन मंडल को थर्मोस्फीयर भी कहा जाता है। उल्का पिंड वाला घटना किस मंडल में होता है, तो उल्का पिंड वाला घटना आयन मंडल में होता है। ठीक है, मौसम परिवर्तन का मंडल किसे कहा जाता है, क्षोभ मंडल को कहा जाता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है किस वर्ष ब्रिटिश शासन ने संथालों को बसाने के लिए एक बड़े भूभाग को दामिने कोह के रूप में नामित किया, तो ये 1832 में किया गया था। कब किया गया था, 1832 में। और दामिने कोह वाला क्षेत्र किस जगह पड़ रहा है वर्तमान में, तो वर्तमान राजमहल क्षेत्र का जो जगह था उसे दामिने कोह के नाम से जाना जाता था। राजमहल से लेके भागलपुर वाले क्षेत्र को दामिने कोह के नाम से जाना जाता था। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिहार में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कब हुआ था, तो पहला अधिवेशन हुआ था 1912 में। कब हुआ था, 1912 में हुआ था पहला अधिवेशन। कहाँ हुआ था, बिहार के किस जगह पे, बिहार के किस जगह पे हुआ था, बिहार के बांकीपुर में हुआ था। ठीक है, तो अगर बांकीपुर देगा आंसर में तो ठीक है, और नहीं तो फिर पटना हो जाएगा, क्योंकि बहुत बार एग्जाम में पटना और बांकीपुर दोनों देता है। तो एग्जैक्ट आंसर होगा इसका बांकीपुर, और बांकीपुर जब ऑप्शन में नहीं रहे तो पटना, और पटना बांकीपुर दोनों नहीं रहे, बिहार रहे तो बिहार हो जाएगा। तो 1912 वाला भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था, बिहार के बांकीपुर यानी कि पटना में हुआ था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था, तो आर.एन. मधुलकर के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था, आर.एन. मुधोलकर के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी। ठीक है,
और अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि जवाहरलाल नेहरू भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार भाग लिए थे, तो जवाहरलाल नेहरू 1912 वाले अधिवेशन में पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में वो भाग लिए थे। ठीक है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि बिहार में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कुल कितने अधिवेशन हुए थे, अगर आपसे रामगढ़ काउंट नहीं किया जाए तो 2 अधिवेशन हो जाएगा। एक तो 1922 में गया अधिवेशन हुआ था, ठीक है, जिसकी अध्यक्षता चित्तरंजन दास के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? चित्तरंजन दास के द्वारा, जो कि बिहार के गया में हुआ था। और एक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन 1912 में हुआ था पटना में, बांकीपुर पटना में। और एक अधिवेशन हुआ था वर्तमान रामगढ़ में, जो कि झारखंड के रांची में स्थित है। कहाँ स्थित है? झारखंड के रांची में स्थित है। तो अभी तो वो झारखंड हो गया, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखना पड़ेगा कि वो पूछना क्या चाह रहा है, उसको इंक्लूड करना है कि नहीं, वो क्वेश्चन के प्रारूप से समझ में आ जाता है। ठीक है। तो अगर ऐसे पूछेगा तो 2 हो जाएगा, नहीं तो झारखंड को भी इंक्लूड कीजिएगा तब तो 3 हो जाएगा, क्योंकि उस टाइम तो झारखंड बिहार का ही हिस्सा था ना। तो हालांकि 2 ही देखा जाए, 2 उस टाइप से एग्जाम एक क्वेश्चन ही नहीं पूछता जो इतना विवादित हो। ठीक है। तो बिहार में पहला अधिवेशन कब हुआ था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का? 1912 में। अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था? आर.एन. मधुलकर के द्वारा। किसके द्वारा? आर.एन. मधुलकर के द्वारा किया गया था। और 1922 वाले गया अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था? तो 1922 के गया अधिवेशन की अध्यक्षता चित्तरंजन दास के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? चित्तरंजन दास के द्वारा किया गया था। ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि कर्क रेखा की भारत में सर्वाधिक लंबाई किस राज्य में है? तो कर्क रेखा की सर्वाधिक लंबाई मध्य प्रदेश में है। कहाँ है? मध्य प्रदेश में। लेकिन अगर वही क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा कि सबसे कम लंबाई किस राज्य में है, तो सबसे कम लंबाई राजस्थान में है। कहाँ है? राजस्थान में। भारत के कुल कितने राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है? तो भारत के कुल 8 राज्यों से गुजरती है। कितने राज्यों से गुजरती है? 8 राज्यों से गुजरती है। वो कौन कौन से राज्य हैं बताई हूँ मैं कई बार, आज मैं फिर से रिपीट कर दे रही हूँ कि कौन कौन से राज्य हैं। राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। इन 8 राज्यों से भारत के इन 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है। ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है प्लासी का युद्ध अत्यधिक ऐतिहासिक महत्व का था। क्यों था ये ऐतिहासिक महत्व का? बहुत ज़्यादा था प्लासी का युद्ध। ऐसा क्यों कहा जाता है? इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसने बंगाल में ब्रिटिश का वर्चस्व के लिए मार्ग प्रशस्त किया और उसके बाद संपूर्ण भारत पर ब्रिटिश नियंत्रण का रास्ता खुल गया। इसीलिए इसे ऐतिहासिक दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण बताया जाता है। ठीक है। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो प्लासी का युद्ध हुआ था 23 जून 1757 को। कब हुआ था? 23 जून 1757 को। किसके बीच हुआ था? तो सिराजुद्दौला और क्लाइव के बीच हुआ था। ठीक है। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो बक्सर का युद्ध हुआ था 22 अक्टूबर 1764 को। कब हुआ था? 22 अक्टूबर 1764 को। ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये सेशन भी बहुत पसंद आएगा, मैं ऐसा आशा करती हूँ। और प्लीज़ आप लोग इसे देखने के साथ साथ नोट डाउन भी ज़रूर कीजिएगा, ये आपके लिए बहुत ही कारगर साबित होगा। थैंक यू सो मच।